नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जजी परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। वादों के निस्तारण को लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से न्याय विभाग की ओर से व्यापक प्रचार प्रसार किया गया और वहीं लघु वादों के निस्तारण को लेकर दोनों पक्षों से संपर्क भी साधा गया। कल राष्ट्रीय लोक अदालत है। हमारी तैयारी तो जैसे पहले थी उससे अच्छी कोशिश हमारी कि और अच्छी तैयारी हो। प्रचार प्रसार भी बढ़िया हो रहा है। हमने गाड़ियों में भी प्रचार करवाया है, यातायात ट्रैफिक वालों से भी हमने बात की है, पंपलेट छपवाए हैं, बैनर छपवाए हैं और शिविर हमने काफ़ी करे हैं गाँव में, तहसीलों में जाके, ताकि पब्लिक इससे अवेयर हो जाए। क्योंकि पब्लिक तक जितनी सूचना पहुँचेगी उतनी पब्लिक आएगी। बाकी हमारे कोर्ट से भी है काफ़ी मुकदमे। कोशिश तो ये रहेगी कि पहले का टारगेट हम आगे बढ़ाएं। इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर ने ये आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि त्योहारों को देखते हुए राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू की गई है। 10 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगी। तो राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। आने वाले त्योहारों को देखते हुए 10 मार्च तक लखनऊ में धारा 144 लागू रहेगी। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर ने इसके आदेश जारी किए हैं। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। आने वाले त्योहारों को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। 10 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगी। इसके आदेश जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर ने जारी किए हैं। तो आगामी त्योहारों को देखते हुए राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू की गई है, जिसका आधिकारिक नोटिफिकेशन भी हम आपको दिखा रहे हैं। 10 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगी, जिसकी सूचना जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं और सूचना के लिए जो नोटिफिकेशन है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल सदर तहसील औरैया में गोपाल वाटिका में जिलाधिकारी ने बड़ी ही भव्यता से 3 दिन का इन्वेस्टर महाकुंभ लगाया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली करेंगे, जिसमें जिले के बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाया गया है। वहीं आईआईटी और पॉलिटेक्निक के बच्चों को भी बुलाया गया है। बता दें कि अभी तक जिले के 2100 करोड़ का इन्वेस्ट करने का लक्ष्य आ चुका है और आगे भी यह निरंतर चलता रहेगा। यह कार्यक्रम प्रदेश के 75 जिलों में मनाया जा रहा है। में लगाना पड़ता है। ये आईवीएफ भी एक साधना है। मन को नियंत्रित करना ही साधना है। जो कर लेते हैं वही धूमकेतु की तरह चमकते हैं फलक पे। जो नहीं करते वो सामान्य बच्चों की तरह मार्कशीट ले लेके खाली टहलते रह जाते हैं। आपको लाखों में एक बनने का हुनर आना चाहिए। आप क्षेत्र खुला हुआ है, आसमान खुल गया इस समय। पहले खेल केवल स्वास्थ्य मनोरंजन के लिए होता था। अब आप देख लीजिए, जब से आईपीएल चल रहा है, 2 शतक लगाइए 10 करोड़ में बिक जाइए। 10 करोड़ 20 करोड़ जैसे खेल हो कोई। अनमेश जी के लिए तो आपकी तालियां होती भाई। आपका लंच टाइम भी शामिल है। वो लंच टाइम तो आधा घंटा आप मान ही सकते हो, वो भी शामिल है उसमें।
इस बीच सरकार गरीब जनता के लिए करोड़ों रुपए का खर्च कर रही है, लेकिन सरकार की योजना को प्रधान ने पलीता लगा दिया है। आपको बता दें कि बरेली के तहसील नवाबगंज के मल्लपुर गांव वालों ने प्रधान महेश कुमार यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गांव वालों का कहना है कि 2017 की सूची में सरकार ने 11 लोगों को आवास देने की सूची जारी की थी, जिसमें 8 लोगों को पात्र बनाकर आवास बनवा दिए गए थे और 3 लोगों को अभी तक आवास नहीं दिलाए गए हैं। सभी गांव वालों का कहना है कि प्रधान को वोट न देने के कारण पात्र को अपात्र बताकर आवास कैंसिल कर दिए गए हैं, जिसमें सेक्रेटरी ने आवास के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। बताया जा रहा है कि प्रधान अपनी दबंगई के लिए जाना जाता है, जिसकी शिकायत गांव वालों ने सीडीओ और उच्च अधिकारियों से भी की है, लेकिन 6 साल में अभी तक किसी ने भी इन गरीबों की कोई सुध नहीं ली है। चलो ठीक है। आवास का सर ये मामला है, हमने गांव में वोट देते हैं प्रधान जी को, मतलब प्रधान अपने इकबाल साहब प्रधान को, मतलब हम बाबू सिंह मतलब प्रधान जी को वोट नहीं दिए, इसीलिए उन्होंने हमारा आवास करवा दिया। सेक्रेटरी साहब आए थे हमारा जांच करने के लिए, तो उन्होंने हमें 10,000 रुपये मांग की। क्या नाम है सेक्रेटरी का? सेक्रेटरी नाम है पुष्पेंद्र। अच्छा, हाँ जी। तो पुष्पेंद्र साहब बोले वैसा 10,000 रुपये हो तो तेरा आवास बन जाएगा, और नहीं हो पैसे तो नहीं बनेगा। तो मैं सर मेरे पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, नहीं आएंगे पैसे तो साहब मैं नहीं दे पाऊंगा। अभी मुझ पास पैसे नहीं है, मैं साहब गरीब आदमी हूँ, कहाँ दूंगा मैं? को वोट नहीं दिया मैं तो कटवा दिया। कौन कह रहा है ये बात? वो खुद मुंह से कह रही है ये बात। अच्छा, इसलिए आवाज नहीं बना? इसलिए आवाज और लोगों को बन गए थे? कौन सी सन में लिस्ट में आया था तुम्हारा? 2017 2017 में आया था नाम। आवाज जय मामला आए का कहते हैं हम लोग ना वोट ना दे, उन्हें आवाज कटवा दे। पैसे ऐसे मांगे किसी ने? पैसे सेक्रेटरी ने मांगे। कितने पैसे मांगे? 10,000। क्या बोले 10,000 दे दो तो आवास बन जाएगा? प्रधान क्या कह रहे हैं? प्रधान जी कह रहे तुमने भाई वोट नहीं दे हमें तो हम कैसे बनवा पाए आवाज। और लिस्ट में नाम है आपका? लिस्ट में नाम है पास हो। चलो भेज देंगे, तुम जरा हमें ये पेमेंट करा देना भैया, जरूर है। पर आवास के नाम पर रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि पीएम आवास योजना में जो प्रधान हैं उन्होंने पात्र व्यक्तियों को अपात्र बताया है। बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने सरपंच को वोट नहीं दिए उसके वजह से पात्र व्यक्तियों को अपात्र बनाया जा रहा है। वहीं अगली खबर मथुरा से है, जहां पर बरसाने के एक गांव में झोला छाप डॉक्टर के बेटे पर एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने की कोशिश का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 9 फरवरी को अपनी मां के साथ डॉक्टर को दिखाने गई नाबालिग लड़की के साथ झोला छाप डॉक्टर के बेटे ने दुष्कर्म की कोशिश की। नाबालिग के चीखने चिल्लाने पर आसपास के लोगों ने उसे बचाया। वहीं पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपी राकेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही झोला छाप डॉक्टर के कार्यालय को सीज कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना बरसाना क्षेत्र में सहार चौकी के अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया था। इसमें तत्काल ही मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आगे अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए 354 के जो मामले होते हैं इसमें 164 का बयान होता है मजिस्ट्रेट के सामने। जो भी मजिस्ट्रेट के सामने बयान होगा तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। दोनों माँ बेटी डॉक्टर के पास दवा लेने गई थी, तो सर वहाँ पे मतलब ऐसा है कि डॉक्टर ने उसकी मम्मी को मेडिकल पे भेज दिया पर्ची बना के दवा लेने के लिए। तो जी वहाँ पर अकेली लड़की रह गई डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने जी लड़की के साथ बदतमीजी की, अंदर खींच के ले गया लड़की को। तो झट वो इंजेक्शन भरने लगा जी। इंजेक्शन भर के लड़की घबरा गई, तो लड़की वहाँ से भाग निकली। बाहर जाकर उसने शोर मचा दिया। वहाँ पुलिस आ गई, चौकी बाजू में ही है वहाँ पे। तो वहाँ से पुलिस आ गई। पुलिस वालों ने वो पकड़ लिया, वहाँ लड़का डॉक्टर जो पकड़ के उसको चौकी में बंद कर दिया जी। तो वहाँ से मतलब ये दोनों माँ बेटी निकल के आई। तो एक पुलिस वाले ने इन पे राजीनामे का कोई अंगूठा मतलब ऐसा है लगवा लिया, तो लड़के को छोड़ दिया जी पुलिस वाले ने कुछ ले दे के वहाँ से।
सामने आए हैं, जहां पर चलिए अब आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 55वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के कर्मठ माननीय अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, मोहनलालगंज से लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी, महानगर अध्यक्ष और विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय विधायक श्री आशुतोष टंडन जी, प्रदेश महामंत्री श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, माननीय विधायकगण श्री नीरज बोरा जी, श्री राजेश्वर सिंह जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, श्री योगेश शुक्ला जी, श्री अवनीश सिंह जी, निवर्तमान मेयर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे पदाधिकारीगण श्री मोहसिन रजा जी, सुरेश तिवारी जी, अमित वाल्मीकि जी, श्री प्रकाश पाल जी, शंकर लाल लोधी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आजाद भारत में समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के कल्याण की बात करने वाली एक आवाज आज से 55 वर्ष पहले अस्त हो गई, एक साजिश का शिकार हुई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी वह ज्योतिपुंज थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत में अंत्योदय की बात की थी। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में भारत के राजनीतिक चिंतन को उसका एजेंडे का हिस्सा बनाया था और उनका अंत्योदय देश के अंदर एकात्म मानव दर्शन के रूप में जग विख्यात हुआ। दुनिया ने उसकी ताकत को देखा। यह हम सबका सौभाग्य है कि पंडित जी ने जो सपना देखा था अंत्योदय का, अंत्योदय के उस सपने को राष्ट्रोदय में बदलने के लिए आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार पूरी तत्परता के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम सब ने इस बात को देखा है कि आजाद भारत में पहली बार बिना भेदभाव के समाज के अंतिम तबके पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए एक शौचालय की व्यवस्था होती है। बिना भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए एक आवास की व्यवस्था होती है। बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को ऊर्जा के लिए, घर के ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना के कनेक्शन उपलब्ध होते हैं। बिना भेदभाव के विद्युत का वितरण होता है।
इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। 220 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेज फ्री में भारत के नागरिकों को सरकार उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। यही तो सपना देखा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। इसी बात को लेकर के वह तत्कालीन सरकारों का ध्यान आकर्षित करते थे, उसको राजनीतिक चिंतन का एक विषय बनाया और उन्होंने उस कालखंड में इस बात की घोषणा की थी कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जब हम सत्ता में आएंगे इसको वास्तविक स्वरूप प्रदान करेंगे। आप याद करिए, एक राजनीतिक ऋषि 45 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले एक चिंतन देता हो और उसको आकार लेने में 5 दशक लगते हो, लेकिन वह सपना साकार होता है। यही महापुरुषों का वास्तविक स्वरूप होता है। एक न एक दिन बात सच होगी और उस सच को साबित किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन वचनों को साबित किया है आज भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने। आज उन्हीं से प्रेरणा लेकर के राज्य के अंदर भी अनेक कार्यक्रम, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हो, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ देने का हो। यह कार्य पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ हो रहा है। सरकार की नौकरी निकलती है, बिना भेदभाव के उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जो अर्हता रखता है उस नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है और उसमें अपनी योग्यता के अनुसार स्थान प्राप्त कर सकता है। उसके साथ जाति, मत, मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। वो अगर उसके लिए और है, उसे उसका जगह मिलना ही चाहिए। कोरोना जैसी महामारी के दौरान जब दुनिया पस्त थी, कुछ तय नहीं कर पा रही थी क्या होगा, तो फ्री में राशन उपलब्ध कराया जा रहा था। इससे पहले की सदी में आई हुई महामारी, इस बात का उदाहरण हम सबके सामने है। कैसे महामारी आती थी, अपने तमाम निर्दोष लोगों को मार करके लेके जाती थी और बीमारी अगर समाप्त भी हो गई, प्रकृति की कृपा से समाप्त भी हो गई, तो अपने साथ बाद में भूखमरी की एक नई बीमारी देकर के जाती थी। पहली बार वह महामारी पर भी प्रभावी नियंत्रण होता है और महामारी के साथ साथ भूखमरी से भी लोगों को बचाया जाता है। फ्री में राशन देकर के लोगों के कल्याण का कार्य किया जाता है। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था। उस सपने को साकार कर रही है डबल इंजन की सरकार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उसके प्रेरणा थे, उसके प्रणेता थे और उनकी उस प्रेरणा को आम जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ता अहर्निश भाव के साथ कार्य करते हैं। याद करिए, अगर ये चिंतन अन्य राजनीतिक दलों में होता तो कोरोना जैसी महामारी के दौरान जब हर व्यक्ति अपने को बचाव कर रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन है का मंत्र नहीं देती। ये सेवा ही संगठन है, यह मंत्र अगर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय नड्डा जी अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को देते हैं, तो इसके पीछे की हेतु मंशा एक ही है कि हमारे लिए पहले देश की जनता जनार्दन, ये हमारे लिए सब कुछ है और उसके लिए कार्य करना। हमारा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं, अपने व्यक्तिगत हित अहित की चिंता के बगैर अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी अगर हम समाज के किसी व्यक्ति के जीवन को त्राण दे सकते हैं, उसको बचाने में योगदान दे सकते हैं, तो हम देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन का यह मंत्र उस कालखंड में देकर के देश के अंदर राजनीतिक विश्वास को भरने का काम किया था। अन्य राजनीतिक दल में प्रेरणा क्यों नहीं आई? क्योंकि उनकी चिंतन की धारा वो है ही नहीं। उनकी चिंतन की धारा का आधार गरीब नहीं है, कॉमन मैन नहीं है,
उनके चिंतन की धारा का आधार समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है, और यही कारण है कि वे लोग उस दिशा में सोच भी नहीं सकते। इसलिए भाइयों बहनों, आज जब हम यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती के साथ पावन पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर एकत्र हुए हैं, इस अवसर पर ऐसे महापुरुषों का स्मरण और उनके आदर्श हम सब के लिए नई प्रेरणा के बिंदु बनेंगे। मैं इस अवसर पर महानगर भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहाँ पर आज हम सबको इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके पंडित जी को स्मरण करने का एक अवसर दिया है। मैं इस अवसर पर राज्य शासन की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के श्री चरणों में नमन करते हुए, उनकी स्मृतियों को प्रणाम करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूं। इस बीच कानपुर देहात से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। बीहड़ के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई, जहां पर जवाबी फायरिंग में एक गौ तस्कर को गोली लगी है। गौ तस्कर का अस्पताल में इलाज जारी है। बता दें कि मुठभेड़ के बाद 3 गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस दौरान मौके का फायदा उठाकर 2 आरोपी फरार हो गए हैं। मुठभेड़ की सूचना पर एसपी और एएसपी मौके पर पहुंचे तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई। इस दौरान जवाबी फायरिंग में एक गौ तस्कर को गोली लग गई है और 2 आरोपी मौके का फायदा उठाकर भाग गए। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई है। बताते चले कि पुलिस की तरफ से ऑपरेशन क्लीन अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत पुलिस और गौ तस्करों की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक गौ तस्कर को गोली लगी है और 2 गौ तस्कर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं। के आधार पर हमने एक मजबूत सूचना तंत्र बनाया और खास मुखबिर की सूचना पर आज मूसानगर की टीम जब मौके पर पहुंची तो हमारे ऊपर फायरिंग की गई थी। उसी के रिटालिएशन में जब फायरिंग हुआ तो एक बदमाश, उनका नाम है मुदस्सर उर्फ चुनिया, वो घायल हुआ है और 2 अन्य व्यक्ति, उनका नाम है शफी और साहिबा आलम, दोनों मौके पर गिरफ्तार हो गए और इनके मौके से जो गाय को काटने के लिए जो ये सामग्री उपयोग करते हैं वो सब हमने बरामद कर लिया। उसके अलावा 2 क्विंटल मीट भी यहाँ पे बरामद हो गई है। और यहाँ से बड़ी खबर आपको बता दें कि चोरों ने सरकारी स्कूल को अपना निशाना बनाया, जहां पर प्राथमिक विद्यालय में चोरी की गई। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बता दें कि प्रधान अध्यापक ने पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी है और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एरवा कटरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर सरकारी स्कूल में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसकी सूचना प्रधान अध्यापक ने पुलिस को दी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अब मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। एरवा कटरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और जिसके आधार पर अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये स्कूल में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है और सरकारी स्कूल में चोरों ने स्कूल में इस वारदात को अंजाम दिया, जिसकी पूरी ये जो घटना है ये पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।